हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। आज बात करने वाले हैं पीएसएल की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। ओके, ये आपकी क्लास 14 है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, हर सुबह 8 बजे ये क्लास होती है। अभी कुछ दिनों के लिए ये क्लास रुक गई थी, नाउ ये क्लास फिर से रिज्यूम हो चुकी है। हर सुबह 8 बजे ये क्लास होती है। आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। ये 999 रुपीज़ की ये क्लास है जो आपको अभी टोटली फ्री हो सकती है। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना है। फिर आपको जो भी इस क्लास की जो भी ये क्लास पड़ेगी वो क्लास आपको तुरंत मिल जाएगी। तो एक तरह से ये पूरी तरह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउ वन मोर थिंग, आरआरबी पीओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, वो भी इसको देख सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी उनके मेंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उन्हें ये कोर्स ज़रूर देखना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्लास 14 को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, हमारा ग्रुप है IBPS RRB स्केल 2 का, आप उससे भी जुड़ सकते हैं और अपने जो भी स्केल 2 से रिलेटेड क्वेरी है या IBPS RRB से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, चाहे वो क्लर्क की हो या फिर वो PO की हो या स्केल 2 स्केल 3 हो, किसी से भी रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस ग्रुप से जुड़िए और अपनी क्वेरीज को पूछिए। उम्मीद है आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व पूरी तरह से कर दिया जाएगा। क्वेश्चंस चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की इस ग्रुप में। आप अगर वो अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वन मोर थिंग, हमारा चैनल है प्रेप टास्क। आप इस चैनल से अगर जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स मिलते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। चलिए अब शुरू करते हैं आज के कोर्स को। नाउ देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग था क्या, हुआ क्या कि कुछ ऐसे कैटेगरीज थी, कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर जो बैलेंस था यानी कि जो फंडिंग थी वो नहीं पहुंच पाती थी। एक प्रॉपर समय यानी कि एक प्रॉपर टाइम में उनको नहीं मिल पाता था, कहें तो एक एडिक्वेट अमाउंट उनको नहीं मिल पाता था जितनी उनकी ज़रूरत होती थी। तो ये सेक्टर जो था वो अछूता रह जाता था डेवलपमेंट से। ठीक है, इनको जब प्रॉपर तरीके से सारी फंडिंग नहीं हो पाती थी तो इसके कारण ये अछूता रह जाता था। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट और RBI ने प्लान किया कि हमें अब प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि ऐसे सेक्टर जिनको आपको प्रायोरिटी देनी होगी लोनिंग के लिए, उनमें कुछ सेक्टर्स को डिफाइन करना होगा ताकि उन्हें सही समय पे फंडिंग मिल सके और एडिक्वेट फंडिंग मिल सके। तो उसके बेसिस पर ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया। देखते हैं। नाउ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग refers to those sectors of the economy which may not get timely and adequate credit। टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट ना मिलने के कारण, मैंने आपको पहले ही बताया। नाउ वन मोर थिंग, प्रायोरिटी सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट रोल, लैंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट रोल गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि RBI द्वारा दिया गया टू द बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द बैंक लैंडिंग टू फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर्स, कुछ फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए। ना वो सेक्टर्स कौन कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आता है या प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए आपको हर एक सेक्टर को याद रखना है। देखिए इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर, MSMEs, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग। मतलब इनसे रिलेटेड अगर आप लोन देते हैं, इन सेक्टर्स में अगर आप लोन देते हैं तो वो हम प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इनके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स में आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप फंडिंग भी आ जाएगी। आगे देखते हैं। जो टारगेट्स और सब टारगेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट और सब टारगेट हैं वो किसी एक रेशियो पर डिपेंड करेंगे कि आप किसके बेसिस पर इसको निकालेंगे। तो वो ये निकलता है आपका ANBC और CEOBE। ठीक है, द टारगेट्स एंड सब टारगेट्स सेट अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, वो कंप्यूटेड किए जाते हैं किसके बेसिस पे, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट के बेसिस पर या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। देखिए जो लोग पहले वीडियोस नहीं देख रहे हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वीडियोस देख लें। यहाँ पर आपको आई बटन में इसके रिकमेंडेशन आ जाएगी, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और
ANBC और CEOB को मैंने एक्सप्लेन किया है, यानी कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर को भी एक्सप्लेन किया है और एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को भी एक्सप्लेन किया है। आप उन्हें देखिए तो आपको इन जनरल आइडिया मिल जाएगा। देखिए बहुत डीप ANBC और CEOB के बारे में कभी पूछता ही नहीं है, तो इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, लेकिन हाँ एक जनरल आइडिया होना चाहिए। तो उस जनरल आइडिया के लिए आपको डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आई बटन में आपको यहाँ पर लिंक शो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एज एप्लीकेबल एज ऑन द करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर एज आर एज अंडर। तो कहने का मतलब क्या है, ANBC के रेलिवेंट यानी कि ANBC के बेसिस पर ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग डिसाइड करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ ये देखिए, ये हमारी कैटेगरीज हैं। ओके, कहने का मतलब ये कैटेगरीज हैं आपकी, यानी कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर। वेट अ मिनट, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, कितना टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, ठीक है। और ये डिफरेंट हमारे सेक्टर्स हैं। देखिए यानी कि जैसे डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एक्सेप्ट RRBs, SFBs एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेज एंड अबव, ठीक है। यानी कि यहां पर RRBs को नहीं लिया गया है, डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, यहां पर एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर किसको किसको एक्सक्लूड किया गया है, गौर से समझिएगा बात को, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि ये डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहा है, जिसमें किसको एक्सक्लूड कर रहा है, RRBs को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन किसको किसको कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक को, फॉरेन बैंक्स, ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनके 20 ब्रांचेस से एबव ब्रांचेस हैं उनको इंक्लूड कर रहा है। यानी कि सिंपल सा कहें तो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स जिनके 20 ब्रांचेस से ऊपर हैं उनको इंक्लूड कर रहा है इस टारगेट के लिए। क्या टारगेट है इनका, देखिए इनको 40% ऑफ ANBC रखना होगा एज कंप्यूटेड इन पैरा 6 बिलो। पैरा 6 मतलब आप समझ सकते हैं, ये बात हो रही है एक्चुअली सर्कुलर से लिया गया ये है, तो उसमें पैरा 6 के बारे में बात हो रही है, वो भी आगे चल करके मैं आपको समझाऊंगा। तो CEOBE विच एवर इज हाइयर, ठीक है, यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर अगर हाइयर है तो उससे लेंगे, और ANBC अगर हाइयर है तो उससे लेंगे, ठीक है। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट हाइयर है तो उससे लेंगे। लगभग दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। आगे देखते हैं। तो यानी कि पहला टारगेट आपको कंफर्म हुआ कि 40% ANBC का जो है वो टारगेट होगा। किसका टारगेट होगा, कॉमर्शियल बैंक्स का और ऐसे फॉरेन बैंक्स का जिनका 20 ब्रांचेस से एबव ब्रांचेस हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। फॉरेन बैंक, अब ऐसे फॉरेन बैंक जिनके 20 ब्रांचेस से कम हैं उनके बारे में बात करें, उनका टारगेट क्या होने वाला है। तो देखिए उनका टारगेट क्या होगा, 40% ऑफ ANBC, ओके, एज कंप्यूटेड वगैरह वगैरह। ये यहाँ देखिए आउट ऑफ, मतलब इस 40% में विच up to 32% can be in the form of lending to exports and not less than 8% can be to any other priority sector। यानी कि 32% जो है वो किसमें, एक्सपोर्ट में होना ही चाहिए उनका। ओके, वेट अ मिनट, 32% जो है उनका एक्सपोर्ट्स में होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, यानी कि फॉरेन बैंक्स का जो टारगेट है, जिनके 20 ब्रांचेस से कम ब्रांचेस हैं, उनका जो टारगेट है वो 40% ऑफ ANBC ही है, लेकिन उसमें से 32% वो एक्सपोर्ट से लाएंगे। 8% वो अदर सेक्टर्स में दे सकते हैं, लेकिन उनका जो 32% है वो एक्सपोर्ट से है। ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा इसलिए है फॉरेन बैंक्स के ब्रांचेस के लिए, क्योंकि फॉरेन बैंक जो है वो जहाँ पर भी है वो मोस्ट प्रॉब्ली मेट्रो सिटीज़ हैं। ओके, मेट्रो सिटीज़ में आपका देखिए सीधे जो हम कहें कि किसानों को ये लोन दे नहीं सकते, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में किसान होते नहीं हैं। और ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जो बहुत हाई फाई सिटीज़ में या मेट्रो सिटीज़ में ब्रांचेस नहीं होती हैं, मतलब वो वहाँ नहीं जाते हैं लोन लेने। तो उसके कारण इनको ये अपने टारगेट पूरा करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके कारण इसको एक्सपोर्ट्स को इसमें जोड़ा गया, ठीक है, कि आप एक्सपोर्ट से ये टारगेट पूरा कीजिए। यानी कि 32% जो है आप एक्सपोर्ट से पूरा कर लीजिए, लेकिन 8% आपको अदर प्रायोरिटी सेक्टर में देना होगा। समझ रहे हैं आप। अब आगे चलते हैं। नाउ रीजनल रूरल बैंक्स के टारगेट की बात करते हैं। इनको जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो इनको कितना परसेंट है प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, देखिए 75% ऑफ द ANBC। ओके, यानी कि डोमेस्टिक का कितना था, जिनका 20 से अधिक ब्रांचेस हैं, ऐसे फॉरेन बैंक जिनके 20 से अधिक ब्रांचेस हैं, और जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका 40% ऑफ ANBC था। ओके,
इनका भी 40% ऑफ एएनबीसी था, जिसमें 32% एक्सपोर्ट है और 8% अदर सेक्टर्स हैं। नाउ रीजनल रूरल बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा 75% का एएनबीसी का 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। However, lending to medium enterprises, social infrastructure and renewable energy shall be reckoned for priority sector achievement only up to 15% of ANBC। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, 15% ऑफ ANBC ही होगा क्या चीज़ का, देखिए MSME में उनको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में जो उनको खर्च करना है वो इस 75% में से 15% यहाँ पर खर्च करना है। बाकी वो और जगह खर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 15% खर्च करना है उन्हें। आगे देखते हैं, यानी कि खर्च करना इन द सेंस कि इन्वेस्ट करना है या कहें कि लेंडिंग करनी है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के टारगेट की। ओके, यहाँ देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट दिया हुआ है 75% ऑफ ANBC और CEOB विच एवर इज हाइयर। क्लियर हुआ? एक बार और फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए अब हम बात करें कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में 40% ओके किसको, डोमेस्टिक बैंक्स को और ऐसे फॉरेन बैंक्स को जिनके 20 से अधिक ब्रांचेस हैं। फॉरेन बैंक्स जिनके 20 से कम ब्रांचेस हैं उनको 40%, जिसमें से 32% जो है वो एक्सपोर्ट्स में देना है और 8 जो है वो अदर्स में देना है। रीजनल रूरल की बैंक की बात करें तो इसमें 75% देना ही देना है, जिसमें से 15% आप MSMEs, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में देना है। नाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो कहाँ क्या है, 75% ऑफ ANBC या CEOB विच एवर इज हाइयर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में इन्हें कितना देना है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हमने देखा कि टोटल कितना देना है, यानी कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो टारगेट है वो क्या है। नाउ अब इस टोटल में से ध्यान दीजिएगा 18% एग्रीकल्चर में किसको देना है, कॉमर्शियल बैंक्स और ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस कम हैं, ठीक है, जिनकी ब्रांचेस 20 से अधिक हैं, उनको देखिए क्या देना है, 18% ऑफ ANBC और CEOB विच एवर इज हाइयर। ठीक है, 18% जो है एग्रीकल्चर में देना है, लेकिन इस 18% में से भी जो 10% है वो प्रेस्क्राइब्ड है किसके लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। कहने का मतलब क्या है, 18% जो है, यानी कि आपने अभी देखा कि 40% ऑफ ANBC का जो 40% था वो किसको देना था, जो कॉमर्शियल बैंक थे उनको और ऐसे फॉरेन बैंक जिनके जो है 20 से अधिक ब्रांचेस हैं, ठीक है, इनको देना था। नाउ अब इस 40% में से आप देखेंगे 18% जो है वो कहाँ देना है, 18% जो है वो आपको एग्रीकल्चर में देना है। ओके, इस 18% एग्रीकल्चर में 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देना है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को 10% देना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने जैसा आपको कहा था, जो ऐसे फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं उनके लिए ये नॉट एप्लीकेबल है। वो एग्रीकल्चर में दें ना दें उनसे कोई, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। फिर से देखिए एग्रीकल्चर रूरल बैंक की बात करें, यानी कि रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो यहाँ भी 18% है ANBC ऑफ CEOB, जो भी अधिक होगा इन दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पर भी 18% है तो 18% में यहाँ भी 10% जो किसको जा रहा है, SMFs, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 10% जा रहा है। यहाँ भी वही चीज़ थी, 10% जा रहा था, यहाँ भी वहाँ ये वही चीज़ है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी देखिए 18% है एग्रीकल्चर का टारगेट, यानी कि सबका टारगेट जो है वो 18% है एग्रीकल्चर का। ओके, आगे देखते हैं, जिसमें से 10% किसको देना है, SMFs को। समझ में आ रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर में 18% सबको देना है, किसको छोड़ करके, ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं उनको छोड़ करके सबको एग्रीकल्चर में 18% देना है। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि उस 18% में से 10% जो है वो किसको देना है, 10% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना है। अब आगे चलते हैं। अब इस 40% में से 18% का हिसाब हो गया। आगे देखते हैं 7.5% जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को देना है। ठीक है, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस को देना है। कैसे देना है, देखिए ANBC और CEOB विच इज अवर इज हाइयर, किसको,
वही कॉमर्शियल बैंक को देना है और ऐसे फॉरेन बैंक को देना है जिनका 20 से अधिक ब्रांचेस हैं, उनको 7.5% देना है, 7.5% देना है माइक्रो एंटरप्राइजेस को। आगे चलते हैं। फिर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस का जो टारगेट है वो फिर से किसे नहीं देना है भाई, छूट दे दी गई, ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनका 20 से कम ब्रांचेस हैं उनको बिल्कुल नहीं देना है। फिर वही बात करें तो 7.5% जो है वो आरआरबीज को भी देना है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 7.5% ही देना है। किसका देना है, किसका परसेंट होना चाहिए? जब भी देखिए परसेंटेज की बात हो रही है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, परसेंटेज की बात हो रही है तो रिलेटिव होता है, किसी के रेफरेंस में वो परसेंटेज होता है। तो यहाँ किसका रेफरेंस है, एएनबीसी का या सीईओबी का जो हायर हो। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 18% का हिसाब किताब हो गया, 7.5% का हो गया। अब बात करते हैं 12% का। यहाँ चेंजेस हैं, ओके देखते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर और माइक्रो एंटरप्राइजेस में अगर हम बात करें तो फॉरेन बैंक को छोड़ करके, ओके, फॉरेन बैंक, ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं उनको छोड़ करके सबको एक लेवल की चीज़ें देनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो माइक्रो एंटरप्राइजेस हो। एग्रीकल्चर में कितना, सबको 18% देना था और 7.5% सबको देना था। अब बात करते हैं एडवांस टू वीकर सेक्शंस की, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 12% जो है एएनबीसी, 12% ऑफ एएनबीसी किसको देना है भाई, कॉमर्शियल बैंक को, और साथ ही साथ ऐसे फॉरेन बैंक को जिनकी 20 से अधिक ब्रांचेस हैं। कितना देना है, 12% देना है। फिर वही चीज़, ये फॉरेन बैंक, ऐसे फॉरेन बैंक जो जिनकी ब्रांचेस 20 से कम हैं उनको नहीं देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 15% यानी कि वीकर एडवांसेस टू फॉर वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को एडवांसेस में जो देंगे वो आरआरबीज में 15% देना है। यहाँ चेंजेस हैं। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक को 12% ही देना है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक को देना है वही स्मॉल फाइनेंस बैंक को देना है, लेकिन आरआरबीज को 15% देना है, ओके। रिवाइज टारगेट ऑफ एसएमएफ्स एंड वीकर सेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज्ड मैनर। जो आप अभी देख रहे हैं ये सारे टारगेट्स हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का, जो वीकर सेक्शन का जो है वो जो टारगेट है वो एक फेज्ड मैनर में है। वो किस फेज्ड मैनर में है आगे चलकर डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं स्लाइड को। नाउ अब आती है बात इसकी, ठीक है। देखिए प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अलग हिसाब किताब है, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए द टारगेट्स फॉर लेंडिंग टू एसएमएफ्स यानी कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शंस शैल बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स एज फॉलोज, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार है। देखिए पहले प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये भी, इसको भी जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है इसका भी 40% है, ठीक है, विच एवर इज हाइयर, ओके, विच शैल स्टैंड इंक्रीज टू 75%, ठीक है, यानी कि 40% से 75% जाएगा ये, ठीक है, विच इज एवर इज हाइयर, कब से, फ्रॉम विच विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2024, ओके। यूसीबी शैल कंप्लाई। अब देखिए वो किस तरह से बढ़ेगा इसका टारगेट, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो 40% से शुरू होकर के 75%, ओके, 40% से शुरू होकर के 75% तक जाएगा, लेकिन एक फेज्ड मैनर में जाएगा। कैसे जाएगा देखिए अभी एग्जिस्टिंग टारगेट यानी कि 2021 का जो टारगेट था वो 40 था, ठीक है। ये कब तक रहेगा, ये मार्च 31, 2021 तक रहेगा। अब मार्च 31, 2021 के बाद इसका टारगेट 45% हो चुका है। नाउ फिर 31 मार्च 2020 के से इसका जो टारगेट होगा वो 50% हो जाएगा। देन फिर 31 मार्च 2023 से इसका टारगेट 60% हो जाएगा एंड मार्च 31, 2024 से 75% हो जाएगा, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यानी कि ये टारगेट आपको समझ में आया होगा, यानी कि क्लैरिटी हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं। ये तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की बात थी, किसके, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। अब देखते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक माइक्रो एंटरप्राइजेस को कितनी लेंडिंग करने वाला है। नाउ सेम है 75%, जैसा कि सबका टारगेट होता है। 7.5%, सॉरी 75% नहीं, 7.5% जो है वो एएनबीसी का 7.5% यही टारगेट है माइक्रो एंटरप्राइजेस का। ठीक इसी तरह से एडवांसेस टू वीकर सेक्शन में 12% है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 15% आरआरबीज में है, इसके अलावा किसी और में नहीं है। 12% बाकी सबका है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नाउ
कई चीज़ फिर से लिखा हुआ है, रिवाइज टारगेट्स एंड फॉर वीकर सेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज्ड मैनर। अब ये देखते हैं ये फेज मैनर क्या है। चलिए देखिए, कुछ इस तरह से जो है वो रिवाइज टारगेट्स आपके होंगे, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ओके, इनका टारगेट क्या होगा और वीकर सेक्शन टारगेट क्या होगा। ठीक है, देखिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो टारगेट है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टारगेट, उनकी बात करेंगे तो ये देखिए पहले 8% होगा, फिर 9% होगा, फिर 9.5% होगा, फिर 10% होगा। ठीक है, वीकर सेक्शन की बात करें तो पहले यानी कि 2020-21 में ये 10% होगा, 21-22 में ये 11% होगा, फिर 11.5 हो जाएगा किसमें, 22-23 में, एंड देन फिर 23-24 में ये 12% हो जाएगा। ओके, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टारगेट समझ में आ रहा होगा आपको, कैसे कैसे किस किस तरह से ये बढ़ेगा। थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो वेट अ मिनट। ओके, यहाँ देखिए आप, ये था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, समझ में आ रहा है आपको कहाँ से रिलेट करना है आपको, यानी कि जो एग्रीकल्चर में 18% था जिसका आपको 10% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना था, वो धीरे धीरे फेज्ड मैनर में बढ़ेगा। ओके, यहाँ देखिए अब समझ में आ रहा है 10% कैसे देना है। पहले 2021 में 2020-21 में आपको 8% देना है, 21-22 में 9%, फिर 22-23 में ये 9.5% और 23-24 में ये 10%। क्लियर है। नाउ आरआरबीज का जो टारगेट है 15% उनका कांस्टेंट है। ओके, उनका नहीं कुछ होने वाला। बाकी जिनका 12% का टारगेट है वो फेज्ड मैनर में बढ़ेगा, यानी कि 20-21 में वो 10% रहेगा वीकर सेक्शन का टारगेट, 11% हो जाएगा 21-22 में, 22-23 में ये 11.5% हो जाएगा, और देन फिर 23-24 में ये जाकर के 12% हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी होती चल रही होंगी, और अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करना मस्ट है, आप लोग चैनल को शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं एएनबीसी की। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है एएनबीसी को, तो एक जनरल आइडिया के लिए आपको एएनबीसी इतना ही जानना चाहिए, क्योंकि इसके डीप में जाएंगे तो फिर आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उस लेवल तक आपको यहीं रुक जाना है। बस जनरल आइडिया ले लेना है एएनबीसी का, यानी कि जो टोटल क्रेडिट दिया जाता है उसमें से जो रीफाइनेंस होता है उसके अगेंस्ट, टोटल क्रेडिट के अगेंस्ट जो रीफाइनेंस होता है उसको घटा देते हैं तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आ जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ ले। तो फुल फॉर्म क्या हुआ, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं हर एक सेक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके, किसमें कितने टारगेट्स हैं ये चीज़ देखेंगे, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें, प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सपोज कीजिए आप ब्रांच मैनेजर बन गए। ओके, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ब्रांच मैनेजर बन गए, और देन फिर आपको ये कहा गया कि सर प्रायोरिटी सेक्टर का जो पीएसएल है सर उसका टारगेट हमें पूरा करना है। आपको पता ही नहीं है कि उसमें, उस सेक्शन में, उस सेक्टर में क्या क्या आता है, कौन कौन से लोन आते हैं या कौन कौन सी फाइनेंसिंग आती है, तो फिर तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। देन फिर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए नाउ एग्रीकल्चर की बात करें तो लैंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्लूड फार्म क्रेडिट। ओके, फार्म क्रेडिट आता है। अच्छा, फार्म क्रेडिट में क्या इंक्लूड होता है, देखिए ये देखिए एक बहुत अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन है। फिलहाल इंटरव्यू के बारे में हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे, आप लोग इंटरव्यू तक पहुँचिए मेरे पढ़ाए हुए सेक्शन से। तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरव्यू में पहुँचिए, तो फिर हम लोग आगे इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ देखते हैं फार्म क्रेडिट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ को कहते हैं। ठीक है, फार्म क्रेडिट इन दोनों को मिलाकर कहते हैं। एलाइड एक्टिविटीज़ आप में से बहुत लोग जानते होंगे। एलाइड एक्टिविटीज़ जैसे बी कीपिंग हो गई, ओके, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलाइड एग्रीकल्चर में आती हैं। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो एलाइड एक्टिविटीज़ में आता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर रहेगा, थोड़ी थोड़ी बिजनेस रहेगी, दोनों को मिक्सिंग रहेगी, ये भी एलाइड एग्रीकल्चर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके एग्रीकल्चर यानी कि प्योर एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ ये दोनों जो है वो फार्म क्रेडिट में आते हैं, और फार्म क्रेडिट के यानी कि एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, लैंडिंग फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंकिलरी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ अब आपको देखिए किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है ये भी आपका किस में आ जाता है, एग्रीकल्चर के पीएसएल में। ओके, यानी कि इसे हम पीएसएल में कंसीडर करते हैं। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल रहे होंगे, बहुत इतना डीप आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिल रहा है। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
आगे देखते हैं, लोन टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर कोई लैंड परचेज करता है कोई फार्मर, तो वो भी जो लोन होता है वो आपका पीएसएल के अंतर्गत आता है। नाउ लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन, देखिए यहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, तो एकदम क्लैरिटी है, वर्ड बाय वर्ड जो है वो आपका सर्कुलर से ही उठाया गया है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पर। नाउ लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्लेज और हाइपोथिकेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के एपिसोड्स में। फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझिए कि प्लेज और हाइपोथिकेशन का मतलब इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ों से है, ठीक है, ये मोटी मोटा आपके लिए जानने के लिए। नाउ तो प्लेज, लोन अगेंस्ट प्लेज एंड हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग वेयरहाउस रिसीट्स, ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स सब्जेक्ट टू अ लिमिट अप टू 75 lakhs। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, इसलिए ये क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 12 महीने के लिए, ओके, नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ से ऊपर नहीं, अगर आप प्लेज और हाइपोथिकेशन आपने ले रखी है तो उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं, तो और वो भी 12 महीने के लिए, तो फिर आपको ये 75 lakhs का लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, अप टू 75 lakhs, ठीक है, अगेंस्ट किसके, एनडब्ल्यू और ईएनडब्ल्यूआरएस के, ओके, क्लियर है एकदम। आगे देखते हैं, एंड अप टू 50 lakh अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट्स अदर देन दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ग्रुप में भी ये कन्फ्यूज़न चल रहा है। यानी कि वेयर हाउस, नेशनल वेयर हाउस रिसीट्स के लिए या ई नेशनल वेयर हाउस रिसीट्स के लिए अगर आप लोन लेते हैं, किसके अगेंस्ट, प्लेज और हाइपोथिकेशन के अगेंस्ट 12 महीने के लिए, तो आपको कितना लोन लेना हो, मतलब आप कितना लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम 75 lakhs। अच्छा, लेकिन अदर देन नेशनल वेयर हाउस रिसीट्स या ई नेशनल वेयर हाउस रिसीट्स के आप लेते हैं, यानी कि इन दोनोों को छोड़ करके अगर आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, गौर से सुनिएगा, अप टू 50 lakh, तब आप 50 lakh ले सकते हैं, किसके अगेंस्ट, वेयर हाउस रिसीट्स अदर देन एमडब्ल्यूआरएस और ईएनडब्ल्यूआरएस, ठीक है, मतलब ऐसे वेयर हाउस रिसीट्स जो अदर देन एनडब्ल्यूआरएस और ईएनडब्ल्यूआरएस हैं, तो उसके लिए आपको 50 lakh मिलेगा। आई थिंक अब आपको ये कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर होगा। 50 लाख ऐसे वेयर हाउस के लिए जो एनडब्ल्यूआरएस और ईएनडब्ल्यूआरएस के अलावा हैं, और 75 लाख ऐसे के लिए जो एनडब्ल्यूआरएस और ईएनडब्ल्यूआरएस के लिए हैं। ओके, यहाँ क्लैरिटी हो गई पूरी तरह से, आई थिंक। आगे चलते हैं। नाउ, लोन टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स, ठीक है, यानी कि अगर सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए कोई लोन लेता है तो वो लोन भी जो है वो किस में कंसीडर होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, ठीक है। अच्छा, फॉर सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स, ये सारी चीज़ें उसी में है कि सोलर एग्रीकल्चर पंप्स या सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स के लिए, इन सब के लिए अगर कोई लोन लेता है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लोन्स टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स, अगर सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करना है उसके लिए कोई लोन ले रहा है तो वो भी कंसीडर होगा आपका किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, ठीक है। ऑन बैरन फॉलो लैंड ऑन द और इन स्टिल्ट फैशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड बाय फार्मर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ अब बात करते हैं आगे फार्म क्रेडिट के ऊपर ही कॉर्पोरेट फार्मर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओज, एफपीसीज कंपनीज यानी कि फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कॉपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। ऐसे कॉर्पोरेट फर्म्स जो एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है। अब उनके बारे में देखिए, लोन्स ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी सब्जेक्ट टू एन एग्रीगेट लिमिट ऑफ 2 करोड़ का लोन जो है वो इसमें वो पर बोरोवर एंटाइटी ले सकती है। देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स विच विल इंक्लूड ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, यानी कि हॉर्टिकल्चर के लिए अगर उन्हें लोन लेना है किसी इंडिविजुअल को, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए लोन लेना है तो वो 2 करोड़ तक का अगर लोन लेते हैं तो ये 2 करोड़ तक का जो लोन है वो पीएसएल में काउंट होगा। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा,
लोन पीएसएल में काउंट होने का है, लोन देने की बात नहीं हो रही है, क्लैरिटी रखिएगा इस बात पे। यानी कि लोन अगर वो 2 करोड़ तक का दे रहे हैं, ठीक है, तो वो पीएसएल में काउंट होगा, उससे अधिक देंगे तो वो पीएसएल में काउंट नहीं होगा। कहने का सिर्फ ये मतलब है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो 2 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। यानी कि वहाँ अभी आपने देखा NWRS का, ठीक है, कि जो है वो 75 लाख तक जो है वो लोन दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 75 से एबव जो लोन जाएगा वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकते हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ इस चीज़ों को समझते चलिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, क्रॉप लोन्स ये मैंने आपको समझा दिया। हॉर्टिकल्चर एलाइड एग्रीकल्चर में अगर करते हैं तो 2 करोड़ तक का वो लोन लेंगे तो पीएसएल में काउंट होगा। नाउ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स की अगर हम बात करें फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, जैसे परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हो गया, मशीनरीज हो गई, डेवलपमेंट लोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर लेते हैं तो भी वो 2 करोड़ तक का अगर लेते हैं तो उसे हम पीएसएल में काउंट करेंगे। अच्छा, लोन फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए अगर वो लोन लेते हैं तो भी जो है वो 2 करोड़ तक के लोन को हम किस में काउंट करेंगे? पीएसएल में काउंट करेंगे। जैसे स्प्रेइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया ऑफ देयर ओन फार्म प्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, ये सब आपको किस में? नाबार्ड में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें इनकी डिटेल्स पूछी जाती है आपसे। खैर, जो नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक हिंट है। आगे चलते हैं। नाउ, लोन्स अप टू 75 lakhs against pledge hypothecation and agriculture produce, including warehouse receipts for period of not exceeding 12 months against NWRS, ENWRS and up to 50 lakhs against warehouse receipts other than NWRS। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है? ध्यान दीजिएगा, वहाँ किसके लिए था, यहाँ किसके लिए है? वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे थे और एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़, यहाँ कॉरपोरेट्स की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको, पॉइंट 2 देखिए यहाँ पर, फार्म क्रेडिट में किसकी बात कर रहे थे हम? कॉर्पोरेट फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर, एफपीओज, एफपीसीज। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये किसके लिए है? ये वेट अ मिनट, ये जो पॉइंट है ये किसके लिए है? ये आपका पॉइंट जो है वो आपका कॉर्पोरेट फार्मर्स, ओके, एफपीओज के लिए है और एफपीसीज के लिए है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको समझना होगा। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो वेट अ मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एग्रीकल्चर की बात की थी, एग्रीकल्चर में ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। अब यहाँ मैंने किसकी बात की? फार्मर्स, कॉर्पोरेट फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए बताई गई हैं, यानी कि जो उनके लिए है वही चीज़ कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए है, लोन के बारे में, ठीक। आगे चलते हैं। लोन्स अप टू 5 करोड़, ओके, per borrower entitled to FPOs and FPCs undertaking farming with assured marketing of their produce at a determined price, ठीक है। यानी कि एक डिटर्मिन्ड प्राइस पर एश्योर मार्केटिंग के साथ अगर वो लोन ले रहे हैं तो 5 करोड़ तक का लोन, यानी कि FPOs, ठीक है, बोरिंग एंटाइटी टू FPOs, ठीक है, मतलब FPOs से के थ्रू ले रहे हैं या FPOs ले रहे हैं, क्या चीज़? एक एश्योर्ड मार्केटिंग के साथ ले रहे हैं कि हम इतना प्रोड्यूस करेंगे और इतना मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा और हम इसको इस डिटरमिन्ड प्राइस पर बेचने वाले हैं, तो वो 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं और वो काउंट हो जाएगा किस में? वो काउंट हो जाएगा आपका PSL टारगेट में, ठीक है। 5 करोड़ का लोन मतलब ले सकते हैं इन द सेंस कि वो PSL पे उसे काउंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। UCBs यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं आर नॉट परमिटेड टू लेंड कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स, ओके, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स को लोन नहीं दे सकते हैं। हर एक पॉइंट बहुत डिफाइंड करके है और हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे चलते हैं। एंकिलरी सर्विसेज की बात करें, ऐसे सर्विसेज जो एग्रीकल्चर से जुड़ी होती हैं, सर्विसेज, ओके। आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। लोन्स अप टू 50 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है, स्टार्टअप्स 50 करोड़ तक का लोन, एंकिलरी सर्विसेज में आ जाएंगे ये सब। एज पर द डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में अगर वो इंगेज हैं तो वो 50 करोड़ तक का अगर लोन लेते हैं तो वो PSL में आएगा, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। आपको इनको देना ही देना है, प्रायोरिटी सेक्टर है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नाउ, लोन्स फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग अप टू एन एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी।
हर एक पॉइंट को मैंने इसीलिए उठाया है ताकि आपको किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन न रह जाए। तो लोन्स फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग अप टू एन एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ 100 करोड़ रुपीस पर बोरो फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, ये भी जो है वो आपका पीएसएल में काउंट हो जाएगा। ओके, यानी कि फूड और एग्रो प्रोसेसिंग का जो भी लेगा, अगर वो 100 करोड़ तक का लेता है, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट अगर वो लगा रहा है तो वो 100 करोड़ तक का लोन लेता है तो उसे वो पीएसएल में काउंट करेंगे, यानी कि वो प्रायोरिटी सेक्टर में भी होगा और पीएसएल में भी काउंट करेंगे, मतलब पीएसएल में काउंट करेंगे ही। नाउ अब हम बात करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के रूल्स के लिए। ओके, देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द सब टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विल इंक्लूड द फॉलोइंग। आगे देखते हैं, फार्मर्स विद लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना चाहिए कि अभी आप समझ रहे होंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते क्या हैं। यहाँ पर आपको वो क्लैरिटी मिल रही है क्या, जिनके 1 हेक्टेयर तक के लैंड हैं, लैंड होल्डिंग जिनकी 1 हेक्टेयर तक की है, वो मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, जिनकी लैंड होल्डिंग जो है वो 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर है, वो स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और उनको मिलाकर के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बोल देते हैं। नाउ, लोन अप टू ₹2 लाख टू इंडिविजुअल्स सोलली एंगेज्ड इन एलाइड एक्टिविटीज विदाउट एनी अकम्पनिंग लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया। ठीक है, ये भी जो है आपका किस में काउंट हो जाएगा, पीएसएल में काउंट हो जाएगा। क्या चीज़, 2 लाख तक का लोन जो सोलली एंगेज्ड है एलाइड एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में, किसमें, जिनकी कोई लैंड होल्डिंग ही नहीं है बेचारे, वो भी अगर इंक्लूड हैं तो वो अगर 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो वो उन्हें 2 लाख में एज अ प्रियोरिटी उन्हें देना होगा और वो पीएसएल में काउंट कर लेना होगा। आगे देखते हैं, देखिए, लेंडिंग बाय बैंक्स टू एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑन लेंडिंग इन एग्रीकल्चर। यहाँ एक पॉइंट है ऑन लेंडिंग, मैं आपको इस पॉइंट को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑन लेंडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑन लेंडिंग का क्या मतलब होता है, लैंडिंग करने के लिए अगर कोई लैंड कर रहा है, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, अब सपोज कीजिए बी को ज़रूरत, मतलब सी जो है वो बी के पास गया और कहा कि मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे 20 लाख दे दीजिए। बी के पास 10 ही लाख है। ओके, 10 लाख वो कहाँ से लाएगा, 10 लाख जो है वो अपनी पेरेंट कंपनी, या कह सकते हैं कि उसको जो सपोर्ट कर रही है, जो उसको बैकअप दे रही है, उस कंपनी के पास जाएगा और कहेगा मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, मुझे लोन देना है। ये कंपनी क्या करेगी, ये इसे 10 लाख लोन दे देगी। ओके, तो लैंडिंग के लिए लोन दे रही है ये अपने पर्पस का तो इसका है नहीं। ये क्या करेगा, ये 10 लाख लोन दे करके 10 लाख इसमें ऐड किया और इसे दे दिया। दैट वाज कॉल्ड ऑन लैंडिंग, यानी कि लैंडिंग के लिए लैंड करना, लैंडिंग के लिए लैंड करना, इसे हम कहते हैं ऑन लैंडिंग। आगे चलते हैं। नो, तो ऑन लैंडिंग आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि लैंडिंग बाय बैंक्स टू एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बैंक्स जो एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लैंड करते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखिए। बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड, वेट अ मिनट, बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसीज अदर देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स ऑन लैंडिंग फॉर टर्म लैंडिंग। टर्म लैंडिंग के लिए, ठीक है, कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर विल बी अलॉड, एग्रीकल्चर के तहत, यानी कि बैंक जो है वो एनबीएफसीज को एग्रीकल्चर के तहत अगर देते हैं तो कितना दे सकते हैं भैया, 10 लाख रुपए पर बोरोवर दे सकते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए पर बोरोवर जो है वो पीएसएल में काउंट हो जाएगा और वो दे सकते हैं ऑन लैंडिंग के लिए। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, किसके किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आरआरबीज नहीं दे सकते हैं ये चीज़ एनबीएफसी को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं दे सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स नहीं दे सकते हैं, लोकल एरिया बैंक्स नहीं दे सकते हैं, किसको, एनबीएफसीज को। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक ही देंगे एनबीएफसीज को। तो कॉमर्शियल बैंक जो है एनबीएफसीज को जब देंगे तो 10 लाख पर बोरोवर दे सकते हैं, जो कि वो पीएसएल में काउंट कर लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट जल्दी आपको नहीं मिलेगा कहीं और, तो सिर्फ आरबीआई सर्कुलर अगर आप अलग अलग से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ तो सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत डीप साइड है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा। वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन ये आपके भलाई के लिए वीडियो लंबी हो रही है। आज मैं पूरी तरह से पीएसएल को ख़त्म कर रहा हूँ, इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को, पीएसएल के किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपको पीएसएल अलग से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। फैक्टोरिंग ट्रांजैक्शंस नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबीज और यूसीबीज। आरआरबीज और यूसीबीज को छोड़ करके, यानी कि फैक्टोरिंग के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी ट्रांजैक्शंस जो है वो पीएसएल में काउंट किए जा सकते हैं कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ।
देखते हैं वो क्या है। विद रिकोर्स फैक्टोरिंग, यानी कि रिकोर्स फैक्टोरिंग, जिसने फैक्टोरिंग का वीडियो नहीं देखा है, ओके, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से फैक्टोरिंग और फॉरफिटिंग को देख ले और समझ ले उसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और लास्ट में एंड में प्लेलिस्ट आएगी, नहीं तो वो पूरी प्लेलिस्ट देख ले। चलिए देखते हैं। तो विद रिकोर्स फैक्टोरिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, बाय बैंक्स विच कैरी आउट द बिजनेस ऑफ फैक्टोरिंग, ठीक है, फैक्टोरिंग डिपार्टमेंटली वेन एवर द असाइनर इज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो असाइनर होगा वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होगा, यानी कि एमएसएमई अगर है तो रिकोर्स फैक्टोरिंग को पीएसएल में काउंट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वुड बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर एमएसएमई कैटेगरी ऑन द रिपोर्टिंग डेट्स, ठीक है, यानी कि ये एलिजिबल है विद रिकोर्स फैक्टोरिंग। कौन वाला? एमएसएमई का, ठीक है, ये काउंट हो जाएगा किस में? पीएसएल में, ओके। आगे देखते हैं। फैक्टोरिंग ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू एमएसएमई टेकिंग प्लेस थ्रू द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। अब ऐसी फैक्टोरिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो एमएसएमई को की जा रही है, जो ट्रेड्स के थ्रू की जा रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म कई बार आपके जीबीओ में पूछा हुआ है, तो इसलिए ये पॉइंट जो है आपको याद रखना होगा। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम्स, ट्रेड्स, ठीक है। तो ट्रेड्स के माध्यम से अगर कोई एमएसएमई जो है वो फैक्टोरिंग कर रहा है तो उसे भी हम किस में कंसीडर करेंगे? पीएसएल में कंसीडर करेंगे, ठीक है। एलिजिबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है जीबीओ के एग्जाम में, तो इसलिए गौर से सुनिएगा। Now, loans to individuals for educational purpose including vocational courses, ठीक है, vocational courses not exceeding 20 lakhs, 20 लाख से अधिक नहीं, ठीक है, will be considered as eligible to priority sector classification। तो वो priority sector classification में काउंट किया जाएगा, ठीक है। गौर से सुनिएगा, एजुकेशन लोन 20 लाख तक अगर दिया जाता है तो उसे प्रियोरिटी सेक्टर में काउंट किया जाएगा। लोन्स करेंटली क्लासिफाइड एज प्रियोरिटी सेक्टर विल कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। जो क्लासिफाइड कर दिए गए, ठीक है, कि ये पीएसएल तक मतलब ये जो है पीएसएल में काउंट किया जाएगा, वो पीएसएल में टिल मैच्योरिटी तक काउंट किया जाएगा, ओके। आगे देखते हैं। हाउसिंग के बारे में देखते हैं। बैंक लोन्स टू हाउसिंग सेक्टर एज पर लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बिलो आर एलिजिबल फॉर प्रियोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। नाउ क्या चीज़ है? 35 लाख मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के लिए, ओके, 35 लाख मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के लिए अगर आप करते हैं, देते हैं, तो वो क्या किस में काउंट होगा? प्रियोरिटी सेक्टर में काउंट होगा। कौन? इंडिविजुअल को 35 लाख देते हैं तो, ओके। नाउ अगर यही 25 लाख देते हैं आप अदर सेंटर्स में, मेट्रो सिटीज़ को छोड़ करके, तो भी पीएसएल में काउंट होगा। यानी कि 35 लाख मेट्रोपॉलिटन सेंटर और 25 लाख अदर सेंटर्स, ये दोनों जो है वो पीएसएल में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। किस चीज़ के लिए? Purchase construction of dwelling unit per family provided the overall cost in dwelling unit। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल कॉस्ट और ड्वेलिंग यूनिट जो है वो 45 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए उनकी, ठीक है। यानी कि पूरा घर बनवाने में जो खर्चा आ रहा है वो 45 लाख का है, देन फिर वो 35 लाख जो है वो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो जाएगा। और अगर वो खर्चा 30 लाख का है और उसमें 25 लाख आप देते हैं तो वो पीएसएल में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। एज एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स हाउसिंग लोन्स ऑफ यूसीबीज प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर पीएसएल। ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स ऑफ यूसीबीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू अगर आप देते हैं लोन तो प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर पीएसएल, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्लासिफाई हो जाएगा, विल कंटिन्यू एज पीएसएल टिल मैच्योरिटी और रीपेमेंट, ओके। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट। आगे चलते हैं। हाउसिंग लोन्स टू बैंक्स ओन एम्प्लॉय। अगर ओन एम्प्लॉय के लिए हाउसिंग लोन हो रहा है तो क्या कंसीडर करेंगे उसे? डेफिनेटली नहीं करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसे भी लिख दिया है कि हाउसिंग लोन जो है वो ओन एम्प्लॉय के लिए नॉट एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रियोरिटी सेक्टर। प्रियोरिटी सेक्टर में उन्हें एलिजिबिलिटी नहीं दी जाती है। आगे देखते हैं। लोन्स अप टू ₹10 लाख in metropolitan centers and up to ₹6 lakhs in other centers for repairs to damaged dwelling units। अगर आप रिपेयर के लिए और डैमेज्ड ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए, ड्वेलिंग मतलब बनवाना पूरी तरह से घर को, ड्वेलिंग यूनिट पूरा तरह से, पूरा घर एक तरह से ड्वेलिंग यूनिट, तो ड्वेलिंग यूनिट को अगर आप बनवाते हैं, ठीक है,
यानी कि रिपेयर कराते हैं तो 10 लाख मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पीएसएल में काउंट होगा और 6 लाख जो है अदर सिटीज़ में यानी कि अदर सेंटर्स पे काउंट होगा। ओके, आगे देखते हैं। बैंक लोन्स टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, बैंक लोन्स टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अप्रूव्ड बाई, ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो एनएचबी द्वारा अप्रूव्ड किए गए हों फॉर ऑन लेंडिंग, किसके लिए, फिर से वही पॉइंट आ गया, एचएफसीज को बैंक लोन दे रहे हैं, किसके लिए, लोन देने के लिए, यानी कि ऑन लेंडिंग के लिए। कितना भैया, 20 लाख फॉर इंडिविजुअल बोरोवर्स। इंडिविजुअल बोरोवर्स 20 लाख अगर इंडिविजुअल बोरोवर्स को देते हैं किस काम के लिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो काउंट हो जाएंगे आपके पीएसएल में। ओके, यानी कि एचएफसीज जो हैं वो 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं, किसके लिए, ऑन लेंडिंग के लिए, तो वो पीएसएल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बैंक अगर किसी एचएफसीज को 20 लाख तक का लोन दे दे ऑन लेंडिंग के लिए, क्या किस ऑन लेंडिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, मतलब हाउसिंग जो उनके परचेज कंस्ट्रक्शन है उस पर्पज़ के लिए, तो वो पीएसएल में काउंट हो जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बैंक लोन्स अप टू लिमिट ऑफ 5 करोड़ पर बोरोवर, 5 करोड़ रुपए पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप ऑफ, जैसे कि स्कूल सेट करना है किसी को, उसके लिए उसने 5 करोड़ तक का लोन ले लिया। ड्रिंकिंग वाटर है, फैसिलिटीज़ हैं, उसके लिए उसने जो है वो 5 करोड़ का लोन ले लिया। या सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट और हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड वाटर इंप्रूवमेंट्स ऑफ हाउस होल्ड लेवल एटसेट्रा, मतलब इन तरह की चीज़ों के लिए अगर कोई लोन ले 5 करोड़ तक का, तो वो पीएसएल में काउंट हो जाएगा। और अगर बैंक उन्हें दे दे 5 करोड़ तक का लोन किसके लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो पीएसएल में काउंट हो जाएगा। नाउ आगे देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पीएसएल संबंधित कोई भी जानकारी आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसके बाद आपको पीएसएल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट जानने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक्स्ट्रा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बन रही है, तो जाहिर सी बात है शेयर करना तो आपका बनता है, और सब्सक्राइब डेफिनेटली आप करोगे। आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप करोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं। बैंक लोन्स अप टू अ लिमिट, ठीक है, बैंक लोन्स अप टू अ लिमिट ऑफ 30 करोड़ टू बोरोवर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोरोवर नहीं लिखा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। तो बैंक लोन्स अप टू 30 करोड़, 30 करोड़ तक का लोन अगर बोरोवर को देती है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, फॉर द पर्पस ऑफ लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर, सोलर बेस्ड पावर जनरेटर की अगर हम बात करें वो हो जाता है, ठीक है, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर हो जाते हैं, विंड मिल्स हो जाते हैं, माइक्रो हाइडल प्लांट्स हो जाते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो जाती है, बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज़, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशंस एटसेट्रा विल बी एलिजिबल एज प्रियोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि 30 करोड़ रुपए अगर इस मतलब बोरोवर्स को दिए जाते हैं इन सब कामों के लिए, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी के तहत पीएसएल में काउंट किए जाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स द लोन लिमिट विल बी 10 लाख पर बोरोवर। ठीक है, यानी कि पर बोरोवर 10 लाख है, यानी कि कोई इंडिविजुअल अगर इन सब कामों के लिए लेना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो 10 लाख पर बोरोवर जो हो पीएसएल में काउंट हो जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। आगे देखते हैं। लोन्स नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर बोरोवर प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक्स टू इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एसएचजीज एंड जेएलजीज। ठीक है, यानी कि अगर एसएचजी का कोई मेंबर है वो लेना चाह रहा है लोन, तो 1 लाख तक का लोन उसका वाला भी काउंट हो जाएगा। पर बोरोवर की बात कर रहे हैं हम, तो 1 लाख तक का लोन जो है। अच्छा, एक यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है मुझे, एसएचजीज में, ठीक है, कितने लोग हो सकते हैं, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं एसएचजीज में, कितने लोग जो है वो हो सकते हैं मिनिमम, ये आपको बताना है। ओके, या कितने लोग होते हैं एसएचजीज में, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे देखते हैं। नाउ तो 1 लाख पर बोरोवर मेंबर्स एसएचजीज जेएलजीज के मेंबर्स को मिल जाएगा। अच्छा, प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल बोरोवर्स। ओके, अब यहाँ एक कंडीशन है क्या, कि जो इंडिविजुअल बोरोवर है उसका हाउस होल्ड इनकम जो है वो रूरल एरिया में एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 लाख रुपए से। ठीक है, एंड फॉर नॉन रूरल एरियाज, अगर वो नॉन रूरल एरिया में रह रहा है तो 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख 1.6 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़, उसका जो एनुअल इनकम है वो। ठीक है, एंड द लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 lakhs
प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक्स, इतना फॉर एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमईज। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर और एमएसएमई के अलावा अगर कोई लोन ले रहा है तो 2 लाख तक का लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट हो जाएगा। वेयर इज अ लोन फॉर मीटिंग सोशल नीड्स। ठीक है, कैसे? सोशल नीड्स को मीट करने के लिए कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शंस, टॉयलेट्स, वायब कॉमन एक्टिविटीज़, मतलब सब कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए अगर कोई लोन ले रहा है तो वो 2 लाख तक का लोन जो है वो पीएसएल में काउंट हो जाएगा। ओके, नाउ फाइनल पॉइंट्स, बैंक लोन्स टू एनबीएफसीज फॉर ऑन लेंडिंग। ओके, बैंक लोन्स टू एनबीएफसीज फॉर ऑन लेंडिंग नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबीज। ये देखिए वही चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या? एग्रीकल्चर ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज, अगर एनबीएफसी जो है ऑन लेंडिंग करता है फॉर टर्म लेंडिंग के लिए, कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर विल बी अलॉट 10 लाख पर बोरोवर, 10 लाख पर बोरोवर के लिए है ये। किसके लिए? एग्रीकल्चर में ऑन लेंडिंग। एनबीएफसी अगर एग्रीकल्चर में ऑन लेंडिंग करता है तो 10 लाख पर बोरोवर वो काउंट हो जाएगा। किसमें? पता है आपको, पीएसएल। माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस की बात करें, यानी कि एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में एनबीएफसी देता है 20 लाख तक का लोन पर बोरोवर, तो वो भी काउंट हो जाएगा पीएसएल में, और ये वैलिड है सितंबर 2021 तक। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो अब तक आप बने हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे इसी तरह से। एक और इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, शाम प्लान कर रहा हूँ मैं, आज शाम से शुरू करने वाला हूँ मैं हिंदी के। आपको हिंदी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो हिंदी की क्लासेस शुरू होंगी आज शाम को। ठीक है, उस क्लास में आइए। आई होप वो जो क्लास है वो आपकी 7 PM वो क्लास शुरू होगी, तो 7 बजे आप उस क्लास में आइए। और हिंदी के मॉक टेस्ट शुरू होंगे, लाइव हम लोग मॉक टेस्ट को अटेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, और वहाँ मैं आपको मॉक टेस्ट को समझाता जाऊँगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, उनको समझेंगे। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।